सो वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। देश का भविष्य तुम्हारे ही हाथ में है, डर इसी बात का है। चलो ठीक है। आज का टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 बायोलॉजी क्लास 10 एनसीईआरटी ऑफ कोर्स। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जिसने नहीं देखी वो देख लो, जिसको पता है मत देखो। ठीक है, शुरू करेंगे यहाँ का टॉपिक। 4 लाइफ प्रोसेस जो बेसिक थी उसमें से पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। आज पूरे वीडियो में न्यूट्रिशन डिस्कस होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि हमको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दुनिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो कोई भी एक्टिविटी करे उसमें एनर्जी की जरूरत है, पढ़ाई करो एनर्जी की जरूरत है, इवन बैठ के यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो इसके लिए भी एनर्जी की जरूरत है। अगर एनर्जी नहीं होती तो बैठे बैठे धीरे धीरे ऐसे हो जाते और लुढ़क जाते। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, ये हमको पता है। ठीक है, अब ये एनर्जी मिलेगी कहां से? ये एनर्जी हम अपने शरीर में डायरेक्टली प्रोड्यूस तो करते नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, गॉड ने सब कुछ बनाया, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को बनाया, उनके लिए खाने का अरेंजमेंट भी किया, एनर्जी का अरेंजमेंट भी किया, लेकिन बाहर दिया। ठीक है, अगर बाहर नहीं देता, डायरेक्ट खाना शरीर के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती, बाहर से कुछ लेना ही नहीं होता, तो इंसान कभी काम नहीं करता, कोई जानवर मेहनत नहीं करता, सब ऐसे पड़े रहते, दुनिया को मीनिंग ही नहीं निकलता। तो भगवान मतलब बहुत स्मार्ट थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो एनर्जी सोर्सेस हैं वो बाहर डाल दिए। ठीक है, अब वो बाहर अवेलेबल एनर्जी को बॉडी में पहुंचाने के लिए एक प्रोसेस की जरूरत है। ठीक है, बाहर हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं एनर्जी के, उन सोर्सेस को बॉडी में ले जाना है क्योंकि बॉडी एनर्जी यूटिलाइज करेगी, तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, बाहर की एनर्जी को बॉडी में ले जाना, दैट इज न्यूट्रिशन। सिंपल तौर पर अगर आपको समझाया जाए तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज न्यूट्रिशन। ठीक है, अच्छा, तो हमारी बॉडी को एनर्जी के अलावा और भी बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है। हमारी ही बॉडी नहीं, हर एनिमल है, जो भी ऑर्गेनिजम्स है, सबको सिर्फ एनर्जी नहीं और भी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हमारी बॉडी को बहुत सी चीजों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें से एक रिक्वायरमेंट हमारा सपोज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमको क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी कार्बोहाइड्रेट से फुलफिल होती है। इसके अलावा हमको जरूरत पड़ती है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी के हर पार्ट को रिपेयर करते हैं, चाहे सेल्स हो चाहे टिश्यूज हो, या उनको ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आते हैं क्या? विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये विटामिन्स और मिनरल्स का रोल क्या है? इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को इम्यून बनाते हैं। ठीक है, बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। ठीक है, और जो कि आज के दौर में बहुत काम की चीज है, आपने सुना भी होगा, वायरस, कोरोना वायरस से लड़ने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इम्यूनिटी का, क्योंकि भाई इलाज तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये सारे हमारे रिक्वायरमेंट्स, ये सब हमारे एक तरह के सब्सटेंसेस हैं जो नेचर में अवेलेबल है और इन सब की जरूरत है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंसेस की जरूरत है हमारी बॉडी को, ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बताना रह गया। देखो, विटामिन्स और मिनरल्स का एक रोल ये भी होता है कि वो बॉडी के हार्मोन्स का बैलेंस मेंटेन करते हैं। ये हार्मोन्स क्या? हार्मोन्स एक तरह के ना केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इनका अलग अलग रोल है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स है इनका बैलेंस अगर बिगड़ गया, बॉडी में ज्यादा कम हो गया, तो बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करेगी, हमको कई तरह की भयानक बीमारियां हो सकती हैं। तो उनका बैलेंस मेंटेन करने में भी ये विटामिन्स और मिनरल्स का यूज होता है। ठीक है, रिक्वायर्ड है। तो ये सारे सब्सटेंसेस हमको नेचर में मिलते हैं, राइट? तो वो नेचर में से हम इन सबको बॉडी में ले जाना चाहते हैं, इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अगर हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करना चाहें, इन सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे? इन सब्सटेंसेस को हम कहेंगे क्या? न्यूट्रिएंट्स। और प्रोसेस को क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की सिंपल डेफिनेशन अगर मैं समझाऊं तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, it is a process of intake and utilization of nutrients by an organism. ठीक है, क्या समझे? The process of intake of nutrients and its utilization by an organism. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। क्लियर है? तो सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन हम ऐसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप समझ सकते हो। प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। इनटेक क्या लेना है हमको? न्यूट्रिएंट्स लेना है, साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज भी करना है। तो इनटेक, न्यूट्रिएंट्स को लेना, न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना, इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब न्यूट्रिशन तो समझ लिया कि न्यूट्रिशन होता क्या है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, इस न्यूट्रिएंट को कैसे लेते हैं? वो सिंपल जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ये कन्वर्ट कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है,
कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इन सबको ये लोग लेते हैं नेचर में से और उनके अंदर रिएक्शन करवाकर कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं, यानी कि एनर्जी का सोर्स बना लेते हैं। एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स ये खुद बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं क्या? ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स क्या है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ का ही मतलब होता है, ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, तो सेल्फ न्यूट्रिशन, ठीक है, ये सेल्फ ही न्यूट्रिशन ले लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं, तो इसलिए इनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। जैसे कि हमारे प्लांट्स वगैरह हैं, इसके अलावा कुछ एल्गीज वगैरह हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। अब बोलोगे हम भी अपना खाना खुद बनाते हैं तो हम भी ऑटोट्रॉफ हुए? नहीं, वो अलग चीज है, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉफ्स क्लियर है। अच्छा, अब हम आते हैं इसी तरह के एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स हो गया, अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफ्स की। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ये खुद अपना न्यूट्रिशन नहीं बनाते, ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। इनको कार्बोहाइड्रेट्स लेने के लिए किसी और पर डिपेंड होना पड़ता है और इनका सबसे बड़ा सोर्स है प्लांट्स, ठीक है। तो जैसे ऑर्गेनिजम्स अगर खुद कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, खुद एनर्जी का सोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं? ये डायरेक्टली इन ऑर्गेनिजम्स पे या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं? देखो, फॉर एग्जांपल हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं क्या? एक एग्जांपल के तौर पर अगर बता दूं आपको, डियर, ठीक है, गोट है, ये सब क्या है? हमारे हेटेरोट्रॉफ्स हैं। इसके अलावा हम ह्यूमन बीइंग, हम भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं। इसके अलावा टाइगर, लायन एक्सेट्रा, ये सभी हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है गोट्स की, तो समझ में आता है वो घास वास खाती हैं, डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है, यानी डायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन इस बकरी को शेर खा सकता है, ठीक है, शेर घास तो नहीं खाएगा, ठीक है, शेर घास खाएगा बहुत बेइज्जती होगी उसकी, ठीक है। तो शेर बकरी खाता है, राइट, शेर प्लांट तो नहीं खा रहा, लेकिन जिसको वो खा रहा है, बकरी को, बकरी कैसे बनी? बकरी का ग्रोथ कैसे हुआ? घास खा के। तो बकरी अगर घास पर डिपेंड कर रही है और शेर अगर बकरी पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब शेर बकरी घास पर भी तो डिपेंड कर रहा है, क्लियर है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। तो बकरी भी हेटेरोट्रॉफ में आता है, शेर भी हेटेरोट्रॉफ में आता है और हम भी हेटेरोट्रॉफ में आते हैं। तो हम लोग ना जो भी ऑर्गेनिजम्स किसी ऑटोट्रॉफ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है हेटेरोट्रॉफ्स, क्लियर है। तो बेसिकली ये दो क्लासिफिकेशंस हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, क्लियर है। ये दो क्लासिफिकेशन के बाद, अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं कि जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, ये पता चल गया कि ये डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ्स का क्या फंडा पड़ा था हमने कि ये ना सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वगैरह, सिंपल सब्सटेंसेस को नेचर में से एब्जॉर्ब करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। लेकिन हेटेरोट्रॉफ्स जो है ना, वो सिंपल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब करके काम नहीं चला सकते, वो इनमें से एनर्जी लेते हैं, राइट। तो इनके पास से जो सब्सटेंसेस ये ले रहे हैं, चाहे वो जो भी सब्सटेंसेस की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें, विटामिन्स की बात करें, सब चीजों की बात करें, तो ये सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को डायरेक्टली इनटेक करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी में जो यूटिलाइजेशन है एनर्जी का या जो भी सब्सटेंसेस का है, वो सिंपलर फॉर्म्स में होता है। तो हेटेरोट्रॉफ्स क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में तोड़कर फिर यूटिलाइज करते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हमको कहां से मिलते हैं? मोस्टली ऑटोट्रॉफ से या ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड करने वाले किसी और ऑर्गेनिज्म से। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऑटोट्रॉफ्स सिंपल सब्सटेंसेस यूटिलाइज करते हैं, CO2, वाटर वगैरह यूटिलाइज करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स इनके पास से वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लेते हैं, फिर उनको सिंपल फॉर्म में तोड़कर उसमें से एनर्जी लेते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो इस चीज को करने के लिए जिस सामान का इस्तेमाल होता है उन्हें हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट। क्या कहते हैं? बायोकैटलिस्ट। अच्छा, अब ये बायोकैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट के बारे में हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शंस को फास्ट करते हैं, ठीक है। तो बायोकैटलिस्ट मतलब जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल रिएक्शंस मतलब ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है, लेकिन ये बॉडी वगैरह में मतलब ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसे बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी वगैरह में हो, ह्यूमन बॉडी में या किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो, उसे हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाले जो कैटलिस्ट हैं उन्हें हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट को सिंपल तौर में कहा जाए तो उसे एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। बायोकैटलिस्ट को हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं एंजाइम्स। ये एंजाइम्स का फंक्शन है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना, जिसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स एब्सॉर्ब कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब
तो दो बेसिक क्लासिफिकेशन तो देख लिया हमने। अब ये हेटेरोट्रॉफ्स हम देख रहे हैं कि इसमें कई तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। तो इन हेटेरोट्रॉफ्स में फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब फर्दर क्लासिफिकेशन क्यों है? क्योंकि देखो हेटेरोट्रॉफ्स भी ना कई तरह के होते हैं, सबका बॉडी डिजाइन अलग अलग है, ठीक है। इंसान का बॉडी डिजाइन अलग है, भैंस का बॉडी डिजाइन अलग है, बकरी का बॉडी डिजाइन अलग है, तीनों का बॉडी डिजाइन अलग अलग है, ठीक है। अब बकरी जो खाती है, ठीक है, बकरी नॉर्मल घास खा के पचा डालती है, भैंस भी नॉर्मल घास खा के पचा डालती है, हम घास खा के नहीं पचा पाएंगे, ठीक है। क्लियर है ना कि आप घास खा के पचा लेते हो, ठीक है। तो हम घास खा के नहीं पचा सकते। क्यों नहीं पचा सकते? क्योंकि हमारी बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से नहीं बना जैसा भैंस और बकरी का है, ठीक है। भैंस और बकरी इसको पचा सकते हैं क्योंकि उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है और हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। बात करें हम किसी कार्निवोर एनिमल की, जैसे कि लायन की, ठीक है। तो लायन क्या करेगा? लायन घास खा के नहीं पचा सकता, ठीक है, उसे वेजिटेरियन नहीं पचता है, ठीक है। वो सिर्फ मीट वगैरह पचा सकता है क्योंकि उसका बॉडी डिजाइन वैसा है, इसलिए वो हंट करता है और खाता है, बराबर है। तो नेचर में ना बहुत से अलग अलग एनिमल्स जो है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अडेप्ट हो चुके हैं। एडेप्टेशन का साइंस हमने छोटी क्लास में थोड़ा बहुत समझा होगा, वैसे आगे आने वाले चैप्टर में है हमारे में कि एडेप्टेशन में थोड़ा कैसे चेंजेस आए हैं, कैसे ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट करते हैं अपने सराउंडिंग से। तो आसपास का जैसा क्लाइमेट है, जैसा एनवायरमेंट है, उसके हिसाब से ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट करते हैं और फिर उनकी बॉडी उसी तरह से फंक्शनल हो जाती है। तो जो शेर कर सकता है, जो शेर खा के पचा सकता है, वो हम खा के नहीं पचा सकते। वो कच्चा मांस पचा लेता है, हम कच्चा मांस नहीं पचा सकते। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबका अपना अपना बॉडी स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से सबकी अपनी अपनी न्यूट्रिशन की स्टाइल होगी, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफ्स में ना 3 तरह के क्लासिफिकेशन है, ठीक है। वो 3 तरह के क्लासिफिकेशंस क्या है? पहला क्लासिफिकेशन है हमारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकंड आएगा हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन और तीसरा आएगा हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पहली बात करें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की, तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ना ऑर्गेनिज्म ना फूड को बाहर डाइजेस्ट करता है, बॉडी में लेके डाइजेस्ट नहीं करता, ठीक है, बाहर ही डाइजेस्ट करता है। मतलब क्या करेगा? जैसे कि फूड एनर्जी का सोर्स है, राइट, फूड एनर्जी का सोर्स है, वहां पड़ा हुआ है, बाहर कहीं पड़ा हुआ है। ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? वहां जाकर कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा। क्या करेगा? कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा और जिस एंजाइम्स की वजह से वहीं पर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, और वो रिएक्शन होने की वजह से वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर फॉर्म्स में टूट जाएगा बाहर ही, और उसमें से ये ऑर्गेनिज्म अपने लिए जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो ले लेगा। समझ रहे हो? क्या करेगा ये ऑर्गेनिज्म? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उस पे जाके एंजाइम रिलीज करेगा, एंजाइम की वजह से वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा और उन छोटे छोटे टुकड़ों में से जो भी न्यूट्रिएंट्स इस ऑर्गेनिज्म को चाहिए वो ऑब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब अगर हम बात करें होलोजोइक की, तो होलोजोइक में क्या होता है? बॉडी के बाहर डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। कैसे अंदर होता है? जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या करते हैं? हम खाना बाहर नहीं डाइजेस्ट करते, हम बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं हम उसको एज अ होल खाते हैं, ठीक है। एज ए होल इनटेक कर लेने का मतलब ये नहीं कि एक बड़ा एप्पल डायरेक्टली खा लिया, ठीक है, गेहूं डायरेक्टली निगल लिया, नहीं, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर खाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने उस सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ दिया है, ठीक है। आपने एक बनाना को कट किया कई पीसेस में, ठीक है, तो आपने उस बनाना की पीसेस तो कर दिए, लेकिन उस बनाना में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो अभी भी कॉम्प्लेक्स ही सब्सटेंस है। आपके चाकू के काटने से वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल फॉर्म में नहीं चेंज हुआ है, वो अभी भी कॉम्प्लेक्स ही है। वो तो आप उसको इसलिए छोटा कर ताकि आपके मुंह का साइज छोटा है, ठीक है, वरना आपका मुंह इतना बड़ा होता तो आप सीधा 10 केले एक साथ निगल लेते, बराबर है। तो उस हिसाब से हम उसको छोटा करते हैं, बट दैट इज नॉट ब्रेकिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को टूटने के लिए उस पर एंजाइम्स का एक्शन होना चाहिए जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो हम इसको एज अ होल कहते हैं कि हम एज अ होल या उसका पार्ट इनटेक करते हैं, बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर फॉर्म्स में टूटते हैं और फिर उसमें से जो भी एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए वो हम एब्जॉर्ब करते हैं, बराबर है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक, जैसे कि ह्यूमन बींग्स भी करते हैं, बाकी कार्निवोरस एनिमल्स हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, ये सभी इस तरह का न्यूट्रिशनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो 2 न्यूट्रिशन का टाइप हमने डिस्कस किया। पहला टाइप कौन सा? सेप्रोफाइटिक, दूसरा कर लिया हमने होलोजोइक। तीसरा बचता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की क्या खासियत है? इस तरह के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट को मारे बिना वहां से एनर्जी ले लेता है।
मारे बिना मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइगर, लायन वगैरह क्या है, ये क्या करते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को मार के खाते हैं, ठीक है, मार के खा जाते हैं। हम भी अगर भाई कई लोग हमारे में भी नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज होते हैं जो कि चिकन वगैरह खाते हैं, तो वो चिकन को जिंदा तो खाएंगे नहीं तो अंदर से पेट में से कुक करेगी तो मतलब नहीं है, तो वो क्या करते हैं उसको मार के फिर खाते हैं पका के, ठीक है। या जो कार्निवोर से वो मार के कच्चा खाते हैं, जो भी है, ठीक है, अलग बात है। फिर सेप्रोफाइटिक्स भी है ना, अगर किसी डेड ऑर्गेनिज्म पे ही वो मतलब एंजाइमेटिक एक्शन करके उसको पचा डालते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ना जानवरों को मारते नहीं है, किसी और ऑर्गेनिज्म को जान से नहीं मारते हैं, उसके साथ ही रहते हैं, कई बार उसकी बॉडी में रहते हैं, कई बार उसकी बॉडी के ऊपर से उसमें से न्यूट्रिशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मच्छर, ये मच्छर क्या करते हैं भाई, ये आते हैं चुपके से, ठीक है, शरीर पर बैठते हैं, आपका खून चूसते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपको खुजली होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये केस में क्या हुआ, मच्छर आया, चुपके से खून पिया, चला गया, आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई, खुजली हुई, ठीक है। मच्छर ने आपकी जान नहीं ली, मच्छर ने आपके शरीर में से खून चूसा, उसमें से उसको न्यूट्रिशन मिल गया, चला गया, ठीक है। अब बोलो कि तू हर साल डेंगू मलेरिया से हजारों लाखों लोग मर जाते हैं, उसका क्या, कुछ नहीं, ठीक है भाई, ठीक है, मानते हैं कि उससे लोगों की जानें जाती हैं, बट वो मच्छर नहीं मारता आपको, ठीक है। मच्छर इन वायरसेस को अपने साथ लेकर घूमते हैं, वो वायरस आपकी बॉडी में डाल देता है जिसकी वजह से आपकी डेथ होती है, या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कॉज करते हैं उनको आपकी बॉडी में रिलीज करते हैं जिसकी वजह से आपकी डेथ होती है, तो वो माइक्रोब्स आपकी जान लेते हैं, मच्छर आपकी जान नहीं लेता, मच्छर बेचारा सिर्फ खून पी के चला जाता है, बहुत ईमानदार है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये जो मच्छरों की बात कर दी मैंने, मच्छर क्या है, यहां पर पैरासाइट है, ठीक है। और आप क्या होगा उसके लिए, होस्ट हो गए। क्यों होस्ट हो गए, क्योंकि आप उसे खाना खिला रहे हो, ठीक है। आपके घर मेहमान आते हैं, आप मेहमान को खाना खिलाते हो, सेवा करते हो मेहमान की, तो मेहमान हो गया वो और आप हो गए होस्ट, ठीक है। अब मच्छर भी आपके पास मेहमान की तरह आया, वो आपके पास से, आपने उसको घर दिया, आपने उसको फूड दिया, वो फूड लेके चला गया, ठीक है, वो मेहमान था, आप उसके होस्ट हो गए, ठीक है। तो ऐसे बहुत से और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनिमल्स की बॉडी में रह के या बॉडी के बाहर से ही, ऊपर से ही एनर्जी या न्यूट्रिशन ले लेते हैं। जैसे कि और भी एग्जांपल्स बता दूं मैं आपको, लीस हैं, जिन्हें हम हिंदी में जुएं कहते हैं, ठीक है, जो बालों वालों में रहते हैं और अंदर से खून चूसते हैं, ठीक है। ये खाली एनिमल मतलब इंसानों में ही नहीं होते, बाकी जानवरों में भी होते हैं, कई बार बंदरों को देखा होगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा लीचेस हैं जिन्हें हम जोंक कहते हैं हिंदी में, ये भी खून चूसने वाले होते हैं, कहीं चिपक गए तो फिर बैंड बजा देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में से बिना उसको मारे, ठीक है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो तीनों ये जो हमने न्यूट्रिशन डिस्कस किए, कौन कौन से तीन डिस्कस किए हमने, पहला डिस्कस किया हमने सेप्रोफाइटिक, सेकंड होलोजोइक, तीसरा पैरासिटिक, ये तीनों हेटेरोट्रॉफिक में आते हैं, ठीक है। तो हमने हेटेरोट्रॉफिक को तो डिस्कस कर लिया, ठीक है। बात रह गई ऑटोट्रॉफिक की, तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक पहले ही बता दिया कि क्या करते हैं, खुद अपना एनर्जी का सोर्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये कैसे करते हैं, इसको करने के लिए जो वर्ल्ड वाइड फेमस सबसे ज्यादा देखा जाने वाला प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, जो हम कई बार पढ़ चुके हैं अब तक, ठीक है, छोटी क्लासेस में कई बार पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ना बेसिकली 3 स्टेप्स आते हैं, ठीक है। 3 स्टेप्स में से पहला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। एनर्जी, सन की जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, उसे क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल आपको पता ही है कि प्लांट्स के लीव्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, तो ये क्या हुआ, आपको पता है प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। साथ साथ वो अपने रूट्स वगैरह में से ना, रूट्स में से नीचे सॉइल का जो भी पानी है ना, सॉइल में से पानी एब्जॉर्ब करते हैं अपने रूट्स के थ्रू, ठीक है। सॉइल में से पानी एब्जॉर्ब करते हैं अपने रूट्स के थ्रू, और उनका क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं। कैसे स्प्लिटिंग करते हैं, जो सन की एनर्जी आई है, ठीक है, लाइट एनर्जी आई है, वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है, स्प्लिट होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल H2O, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, राइट, वो स्प्लिट होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, थर्ड स्टेप क्या है,
थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना, रिड्यूस करना। रिडक्शन रिएक्शन हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड कर देता है ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन वगैरह ऐड करते हैं, एक लंबा प्रोसेस है, उसके से बनता है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये 3 स्टेप्स जो मैंने बताया, आपको पता है फोटोसिंथेसिस का पूरा साइकिल। तो ये रही आपके सामने इमेज, ठीक है, देख सकते हो आप। प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं, क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट ट्रैप होता है उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, रूट्स में से वो वाटर लेते हैं, साथ साथ वो लीव्स में से सराउंडिंग का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो सनलाइट आया क्लोरोफिल में, कार्बन डाइऑक्साइड आया और रूट्स के थ्रू वाटर भी आया। तो इन सब के प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है, ठीक है। मतलब वाटर का स्प्लिटिंग हुआ और फिर फर्दर तो ये हम इसको यही कहेंगे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है। और इस दौरान प्रोड्यूस भी होता है ऑक्सीजन। तो आपको आपने छोटी क्लास में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, तो वो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है बाद में एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन रिलीज भी हो गया। और इन सब रिएक्शन के बाद बना क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको यहाँ पर शुगर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या, इट इज अ फॉर्म ऑफ शुगर। शुगर के कई फॉर्म होते हैं, ठीक है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, कई तरह के फॉर्म्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को इसीलिए शुगर लिखा हुआ है, आप वहां कार्बोहाइड्रेट्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई पूरी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की। 3 स्टेप्स खास करके याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है ना कि जैसे ये जो 3 स्टेप्स आपने देखे, जरूरी नहीं है कि तीनों स्टेप्स एकदम लाइन में धड़ाधड़ हो जाए, ठीक है। ये हुआ ये हुआ ये हुआ, धड़ाधड़ नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये प्रोसेसेस रुक रुक के भी हो सकते हैं। एक प्रोसेस अभी हुआ, फिर दूसरे प्रोसेस होने के लिए काफी टाइम लगे, ठीक है, कि चलो भाई रहने दो बाद में करेंगे। जैसे कि आप लोग अपना होमवर्क करते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैथ्स का कर लिया फिर चलो यार साइंस का बाद में करेंगे। कई बार थोड़े जोश में आओ धड़ाधड़ ज्यादा सब कर दिया, होते हैं कुछ लोग कर देते हैं, अच्छी बातें करते हो तो, लेकिन एक नॉर्मल ये प्रोसीजर है, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट्स वगैरह में भी है कि कोई जरूरी नहीं है कि प्रोसेस फटाफट हो। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं ना, डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, डेजर्ट प्लांट्स मतलब डेजर्ट में उगने वाले प्लांट्स है, वो क्या करते हैं कि वो ना रात को कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और एक रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट बना देते हैं। इंटरमीडिएट मतलब क्या हुआ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब रोटी पकाते हो, ठीक है, तो रोटी पकाने के लिए क्या करते हो आप, पहले जो आटा होता है ना, ड्राई आटा होता है, उसको पानी में डाल के गूंथ लेते हो, ठीक है। तो वो एक आपने इंटरमीडिएट बना के रख दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लोग खाने आ रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, तब आप उनको पूड़ी बना के तल के दो या फिर रोटी बना के दो, जो भी है, ठीक है। तो आपने पहले एक आटा बना के रखा ना जो गूंथ के, दैट इज इंटरमीडिएट, तो एक बीच का प्रोडक्ट। तो वही प्लांट्स क्या करते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करके और एक इंटरमीडिएट बना के रख देते हैं। और जब दिन होता है, जब सनलाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो फर्दर रिएक्शन जो है बाकी वो रिएक्शन होता है और फिर उसके बाद बनता है कार्बोहाइड्रेट्स। डेजर्ट प्लांट्स में ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस इस तरह से भी हो सकती है या फिर कंटिन्यूअसली धड़ाधड़ एक साथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होगा और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होगा। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्लांट्स यूटिलाइज करेंगे। क्यों यूटिलाइज करेंगे भाई, सबको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो इसलिए तो उसने बनाया है भाई, तो उसने एनर्जी निकाली, यूज किया। अब जरूरी नहीं है कि जितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ वो सारा का सारा यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। उसमें से कुछ एनर्जी का प्लांट को अभी यूज था, उसने यूज कर लिया। जो बचा कुछ एनर्जी है वो क्या करेगा, वो उसे सेव करके रखेगा, फेंक नहीं देगा, ठीक है। जैसे आप महीने का 50,000 कमा के ले आए, ठीक है, अभी आपका खर्चा 30,000 का है, तो 20,000 आप फेंकोगे नहीं, ठीक है, आप क्या करोगे, उसे सेविंग्स में डाल दोगे। तो वैसे ये प्लांट्स भी अपना खुद का सेविंग्स अकाउंट बना के रखते हैं अपने ही अंदर, ठीक है। तो एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करके रख देते हैं, जो एनर्जी अभी यूज में नहीं है। क्यों, ताकि इसका बाद में अगर यूज पड़े तो वो यूज कर सकें, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर वक्त वो खाना बनाए और हर वक्त वैसी कंडीशंस बने उनकी कि वो फूड प्रोड्यूस कर सके। तो जब फूड प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो ये स्टोर्ड एनर्जी को यूज करेंगे, या फिर और भी एनिमल्स इस एनर्जी को ले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एनिमल्स में भी होता है, खाली ये प्लांट्स में ही नहीं होता है कि वो एनर्जी स्टोर करते हैं, एनिमल्स के अंदर भी होता है। अच्छा, प्लांट्स के अंदर ये जो एनर्जी स्टोर होती है ना, वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, स्टार्च के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है, स्टार्च बन जाता है और स्टोर हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है, बट इसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम यूटिलाइज कर लेते हैं, हमारे काम में आ गया, वो हो गया, उसके अलावा जो बचा वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। हमारे बॉडी में जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। ये सारे एक तरह के शुगर ही हैं, ठीक है। तो आज मतलब इतना न्यूट्रिशन तो हमने डिस्कस कर लिया, राइट। इसके अलावा बचता है न्यूट्रिशन जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा का न्यूट्रिशन है, फिर ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन तो बहुत डिटेल है और काफी अच्छे से उसको डिस्कस करना पड़ेगा। अमीबा का शॉर्ट है, बट वो भी इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, अगले वीडियो में कवर करेंगे। देखते रहना चैनल, आपकी मर्जी। चलो बाय।